है गाइस, मैं अजय उस्मान। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा यूनिक होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या भारत एक तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। तानाशाही एक ऐसा वर्ड है जो शायद मुझे बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है। हमारे भारतवर्ष को हम भारत माता कह के पुकारते हैं, जो शायद कुछ ही दिनों में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने वाला है। उस देश के ऊपर शायद तानाशाही वर्ड सूट नहीं करता, लेकिन ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? आज ध्रुव राठी जी ने इसके ऊपर सवाल करते हुए फैक्ट्स के जरिए समझाया कि कैसे भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। क्या ध्रुव राठी जी रियल फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं? आइए शुरू करते हैं। ध्रुव राठी जी का मानना है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मतलब ही अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने बिना मतलब के नहीं बोला, उन्होंने बोला कि विदाउट कन्विक्शन। उनके तहत अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसा सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जिसको कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए बिना ही अरेस्ट कर लिया गया है। ध्रुव राठी जी कितना सही है या गलत, इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया गया। क्या ये लीगल था या फिर इल्लीगल है? आप लोगों को शायद पता होगा कि शराब के वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है और उस रेवेन्यू से भारत सरकार को काफ़ी ज़्यादा टैक्स मिलता है। कोविड के टाइम पे कुछ हद तक शराब ने ही हमारी इकोनॉमी को संभाला था। तो आप सोचिए कि शराब हमको इतना मुनाफा देते हैं तो इसके लिए कुछ लॉ भी होगा। अरविंद केजरीवाल शराब के ठेकों का प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता था और इसीलिए उन्होंने दिल्ली में शराब को लेकर एक लॉ पास किया। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली में शराब से ज़्यादा रेवेन्यू आए, इसीलिए उन्होंने ये पॉलिसी लाया जिसका रिजल्ट तुरंत ही देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली में शराब से ज़्यादा रेवेन्यू आने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने इसको स्कैम कहा। अरे एक ऐसा बात हुआ, अगर रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है तो ये स्कैम कैसे हुआ? गाइस, मैंने आपको यहाँ तक जो बताया ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है। हम अगर यहाँ तक ही बताएंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि आप लोग किसी भी टॉपिक को पूरा जानने के बाद ही डिसाइड करें कि क्या सही है या गलत। अगर आधा अधूरा ज्ञान लेकर कुछ नतीजे पर पहुंचते हैं तो कुछ शायद गलत डिसीजन भी हो सकता है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अप्रैल 2021 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब के लीकर पॉलिसी को लेकर एक मीटिंग कॉल किया। आपको तो पता ही होगा उस समय कोविड चल रहा था। इस पॉलिसी के तहत डिसाइड किया गया कि शराब के ऊपर डिस्काउंट या ऑफर दिया जाएगा और ये दिल्ली में लागू किया गया। सिंपली हम अगर देखें तो शराब से अगर ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है तो उसके ऊपर डिस्काउंट भी दिया जा सकता है। लेकिन दिल्ली का एक लॉ था, अगर दिल्ली में कुछ लॉ लाया जाएगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसके बारे में पहले बताना होगा। जैसे कि हमारे आसाम में भी ऐसा ही होता है, अगर सीएम कुछ लॉ पास करना चाहे तो पहले गवर्नर से सहमति लेना ज़रूरी है। लेकिन दिल्ली के सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन के बिना ही उस लॉ को पास कर दिया। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही इस लॉ को इल्लीगल घोषित किया, क्योंकि गवर्नर का मानना था कि डिस्काउंट के वजह से शराब का सेल तो ज़्यादा होगा, लेकिन दिल्ली के एनवायरनमेंट पर खराबी आ सकता है और लोगों का हेल्थ इशू भी बन सकता है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस लॉ को हटाने को कहा, दिल्ली सरकार ने ऑफिशियली इस लॉ को हटा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कुछ असर नहीं पड़ा, यानी कि पहले जैसा चलता था वैसा ही रहा। ये देख लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को इस मामले के ऊपर जांच करने को कहा। सीबीआई के जांच से
सिक्के का दूसरा पहलू देखने को मिला। अब आप लोग एक फ़ोटो को देख लीजिए। ये फ़ोटो तब की है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर इस लॉ को खारिज कर चुके थे। लॉ तो खारिज हुआ, लेकिन ऑफर तब भी चल रहा था। चलो मान लेते हैं ये सिंपल बात है। वाइन और व्हिस्की के सेल में बढ़ोतरी देखने को मिला। शराब की बिक्री 60 से 87% तक बढ़ गया। यहाँ पर व्हिस्की के सेल में 60% बढ़ोतरी देखने को मिला और वाइन के सेल में 87%। सेल बढ़ा है मतलब टैक्स भी बढ़ेगा और दिल्ली के इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर सीबीआई को ऐसा मिला जिसने सिक्के के दूसरे पहलू को दिखा दिया। सिक्के का दूसरा पहलू था दिल्ली सरकार के टैक्स पहले से 80% तक घट गया था। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं गाइस, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। सीबीआई ने जांच किया तो पता चला कि शराब के व्यापारी टैक्स नहीं भर रहे थे। इस वजह से ईडी ने अरविंद जी को 9 टाइम बुलावा भेजा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इस बुलावे को इग्नोर कर दिया। तब मजबूरन ईडी ने अरविंद जी को अरेस्ट कर लिया। तो ये था अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के पीछे पूरा मामला। इसका और भी फैक्ट है, लेकिन मैं पॉलिटिकल रीजन पे मैं घुसना नहीं चाहता। लेकिन ये हुआ अरेस्ट होने का पूरा असली सच। ध्रुव जी का कहना है कि अब जेल होने पर बेल नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लॉ 2018 से चलते आ रहा है, ना कि अरविंद जी के अरेस्ट होने के बाद से लागू किया गया है। अब अरविंद जी के साथ अच्छा हुआ या गलत, ये आप डिसाइड कीजिए। ओपोजिशन का कहना ये है कि ईडी सिर्फ अरविंद जी को फंसाना चाहता था और ये एक खेल है अरविंद जी को फंसाने का। ये सब आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन मुझे ये तानाशाही वर्ड चूक रहा है। आप लोगों को पता होगा कि आज के दिन में नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग यून को तानाशाह कहा जाता है और पहले का तानाशाह हम अगर याद करें तो हिटलर को एक तानाशाह ही माना जाता था। हिटलर के वजह से ही वर्ल्ड वार 2 हुआ था। क्या हमारे भारत सरकार की तुलना भी अब हिटलर से होने जा रहा है? भारत सरकार की तुलना चाइना और नॉर्थ कोरिया के सरकार से किया जा रहा है। चाइना में सरकार के विरुद्ध बोलने पर वो गायब हो जाता है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में यही अंतर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनना। डेमोक्रेसी में वोट देने का ताकत और फ्रीडम ऑफ स्पीच का ताकत जनता के पास होता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में ये अधिकार छीन लिया जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हम सरकार के विरुद्ध वोट नहीं दे सकते या फिर सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते? इस बात को आप ही सोच कर देखें गाइस। ध्रुव राठी अगर सरकार के विरुद्ध वीडियो बना रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच शायद अभी भी है। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, नॉर्थ कोरिया पर तो बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन एंटर ही नहीं कर सकता। तानाशाही क्या कर सकता है हम शायद सोच भी नहीं सकते। अगर सही में डिक्टेटरशिप होता या फिर होगा तो हम सरकार के विरुद्ध कुछ बोल भी नहीं सकेंगे। क्या आप लोगों को लगता है क्या हम सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते? मेरा कहना यह है कि आपको अगर ये सरकार पसंद नहीं है तो आप वोट के जरिए अपना ताकत दिखाते हुए सरकार को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार का इतना भी विरोध मत कीजिए कि आप देश के हित के बारे में सोचना ही भूल जाए। अब आइए जानते हैं कांग्रेस के अकाउंट को क्यों फ्रीज कर दिया गया। देखा जाए तो ये बहुत गलत हो रहा है और ध्रुव जी का भी मानना है कि अकाउंट फ्रीज करने के वजह से कांग्रेस अपना
कैंपेन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ने चंदा इकट्ठा करके इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अकाउंट फ्रीज होने के कारण कांग्रेस बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गया है। ये देखकर लगता है कि भारत में डिक्टेटरशिप आ गया है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए कांग्रेस के पास कोई पैसा ही नहीं है, और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण इसको डिक्टेटरशिप माना भी जा सकता है। लेकिन आइए थोड़ा इसको डीप से समझ लेते हैं, इसके बाद डिसाइड करेंगे। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स भरना नहीं पड़ता, तो फिर कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कैसे हो गया? गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कुछ रूल होता है जिसको नहीं मानने पर पेनल्टी भी लग सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी से टैक्स नहीं लेता, लेकिन कहाँ कहाँ से पैसा पॉलिटिकल पार्टी को मिला उस बात को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साझा करना पड़ता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई नया नियम नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2018 से ये अपडेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दे रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बार बार उनको जानकारी देने को बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह बात को इग्नोर करते आ रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नियम है कि अगर एक संस्था या व्यक्ति से 20,000 से कम पैसा दान में मिलता है तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ साझा नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा दान में अगर किसी से मिले तो पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ वो साझा करना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार अगर 2,000 रुपये से अधिक पैसा अगर एक व्यक्ति से पॉलिटिकल पार्टी को मिले तो उसको पॉलिटिकल पार्टी से संस्था का दर्जा दिया जाएगा। ये गलती हुआ कांग्रेस से। कांग्रेस ने 2018-19 में 14 लाख रुपया अपने सांसदों से लिया था। वो कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे, और तब से ही कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी से संस्था का दर्जा दिए जाने लगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 3 टाइम्स नोटिस भेजा, लेकिन कांग्रेस ने इसको इग्नोर किया। यहाँ पर मैं एक मज़ेदार चीज़ बताना चाहता हूँ। वो मज़ेदार चीज़ ये है कि ये कानून कांग्रेस के टाइम पे ही बनाया गया था। जी हाँ, आज आपको लग रहा होगा कांग्रेस पार्टी दिक्कत में है, लेकिन एक आम आदमी के बारे में सोचकर देखें, क्योंकि ये लॉ सब पर लागू होता है। इतना दिन किसी आम आदमी के लिए ये नहीं बोला गया, लेकिन जिसने ये कानून बनाया और उस पर ही लागू हो रहा है तो हमको दिक्कत हो रहा है। कोई आम आदमी अगर मेहनत करके अगर 10 लाख रुपया कमाए तो 3 लाख सरकार को टैक्स के रूप में भरना पड़ता है। हाई कोर्ट ने तो कांग्रेस को ये भी कह दिया कि 3 साल से कहाँ सो रहे थे, और आखिर में जाकर उन लोगों का अकाउंट फ्रीज किया गया। ये था कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज होने का पूरा मामला। गाइस, मेरा कहना सिर्फ यही है, जो जितना बोल रहा है उसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना तक हमें समझना चाहिए, जितना तक हमें जानना चाहिए, उतना तक जानकर ही हमें कुछ ना कुछ डिसाइड करना चाहिए। और एक चीज़, सरकार के पक्ष में बोलने वाले को अंधभक्त कहा जाता है। और अंधभक्त का अर्थ क्या है? जो प्रॉपर नॉलेज लिए बिना ही किसी के बात को भरोसा कर ले। तो फिर अब अंधभक्त कौन हुआ? गाइस, मुझे बुरा मत मानिएगा, मैं पहली बार ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन कुछ वर्ड मुझे चूक रहा था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप लोगों को लगता है कि भारत में सच में डिक्टेटरशिप आ गया है या फिर आने वाला है? आप लोगों का इस पे ओपिनियन क्या है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।